राधे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 हिंदी साहित्य के यूनिट 3 का टॉपिक अनुकरण सिद्धांत। तो चलिए शुरू करते हैं। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। इसका समय अरस्तु का समय 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक माना गया है। अरस्तु के 3 सिद्धांत हैं। पहला अनुकरण सिद्धांत, दूसरा विरेचन सिद्धांत और तीसरा त्रासदी सिद्धांत। अरस्तु के जो गुरु थे वो प्लेटो थे और इनका शिष्य सिकंदर महान अरस्तु का शिष्य था। अरस्तु को जो उपाधि प्राप्त है वो पाश्चात्य शास्त्र का पितामह, अरस्तु को पाश्चात्य शास्त्र का पितामह कहा जाता है। अरस्तु को अनुकरण संबंधी विचार अपने गुरु प्लेटो से मिला था। अरस्तु को जो अनुकरण सिद्धांत से संबंधित जो भी विचार थे वो प्लेटो से प्राप्त हुए थे। अरस्तु ने अनुकरण को हुबहू नकल ही नहीं माना, बल्कि कहा है कि कविता या कला अनुकृति है पर एकदम नकल नहीं है। क्या कह रहे हैं कि कविता या कला अनुकृति है पर एकदम नकल नहीं है, एज इट इज़ नकल नहीं है। यह उसकी सर्जना की नकल है, यह उसकी सर्जना की नकल है। कला प्रकृति और जीवन का पुनः प्रस्तुतिकरण है। क्या कहते हैं कि जो कला है वह प्रकृति और जीवन का पुनः प्रस्तुतिकरण है। कलाकार प्रकृति की गोचर वस्तुओं का नहीं वरन प्रकृति की सर्जना प्रक्रिया का अनुकरण करता है। क्या कहा है कि जो कलाकार है वह प्रकृति की सर्जना प्रक्रिया का अनुकरण करता है, अर्थात कला प्रकृति का अनुकरण करती है। कला जो है प्रकृति का अनुकरण करती है। आगे देखते हैं कि अरस्तु कहते हैं कवि व कलाकार प्रकृति का अनुकरण करते हैं और इस अनुकरण में अपनी और भी कुछ चीज़ों को जोड़ते हैं। इस अनुकरण में वे अपनी और भी कुछ चीज़ों को जोड़ते हैं, अर्थात पुनः निर्माण का भाव निहित है। इसके अंतर्गत पुनः निर्माण का भाव निहित है। ये कह सकते हैं कि नकल के साथ अकल ही अनुकरण है, नकल के साथ अकल ही अनुकरण है। क्या इसमें कहा गया है कि जो अनुकरण सिद्धांत है वो हूबहू किसी चीज़ की नकल नहीं है। जब जो है कवि कोई रचना करता है तो वो उसमें अपने जो विचार होते हैं उनको जो है समाहित करता है। तो इस तरह से ये हूबहू नकल नहीं होती। अनुकरण सिद्धांत की मूल धारणाएं। अनुकरण सिद्धांत की मूल धारणाएं। अरस्तु कहते हैं कि कला प्रकृति की अनुकृति है, कला प्रकृति की अनुकृति है। कवि को 3 प्रकार के विषय वस्तुओं में किसी एक की अनुकृति करनी चाहिए। तो देखते हैं 3 विषय वस्तुएं कौन कौन सी हैं। पहला है प्रतीयमान, अर्थात वस्तु जैसी वास्तव में है, जैसी दिखाई देती है या प्रतीत होती है वह प्रतीयमान है। संभाव्य, वस्तुएं जो है नहीं मगर हो सकती हैं वह संभाव्य है। जैसी है वैसी हो सकती थी है, ऐसा कहा गया है, संभाव्य। आदर्श, अर्थात वस्तुओं को जैसा होना चाहिए। अरस्तु कहते हैं कि कवि और इतिहासकार में अंतर है। इतिहासकार का संबंध जो घटित हुआ है उसके साथ होता है, जबकि कवि का संबंध जो घटित हो सकता है उससे होता है। क्या कहा है कि जो इतिहासकार है उसका संबंध जो हो चुका है उससे होता है और जो कवि है उसका संबंध जो हो सकता है, जो फ्यूचर में हो सकता है, उससे है। काव्य इतिहास की अपेक्षा अधिक दार्शनिक व उच्च स्तर की बात करता है। क्या कहा है कि जो काव्य है वो इतिहास की अपेक्षा अधिक दार्शनिक और उच्च स्तर की बात करता है। काव्य में वस्तु के 3 रूपों का अनुकरण होता है। क्या कह रहे हैं कि जो काव्य है उसमें वस्तु के 3 रूपों का अनुकरण होता है। तो ये 3 रूप अभी पीछे भी देखे थे हमने, फिर से देखते हैं। पहला प्रतीयमान, जैसा अनुकरणकर्ता को प्रतीत होता है। क्या कहा है कि जो अनुकरण करता है उसको जैसा प्रतीत हो रहा है वह। दूसरा आदर्श रूप, जैसा वह होना चाहिए वैसा, आदर्श रूप में जैसा होना चाहिए वैसा। और तीसरा है संभाव्य रूप, जैसा वह हो सकता है वैसा, जैसा वह हो सकता है वैसा।
ये कहा जा सकता है कि अरस्तु ने अनुकरण को हूबहू नकल नहीं माना है, बल्कि कहा है कि कविता या कला अनुकृति है पर एकदम नकल नहीं है, यह उसकी सर्जना की नकल है। क्या कह रहे हैं कि जो अरस्तु ने जो अनुकरण है उसको हूबहू नकल नहीं माना है, यह उसकी सर्जना की नकल है। अरस्तु की दृष्टि में काव्य भाषा के माध्यम से अनुभूति और कल्पना द्वारा पुनः सृजन है। काव्य में अनुकृति का माध्यम देखते, काव्य में अनुकृति का अरस्तु के मत अनुसार काव्य का जो माध्यम है वह भाषा होती है। क्या कहा है कि भाषा है काव्य का माध्यम है, इसीलिए काव्य भाषा के माध्यम से कलात्मक अनुकृति होती है। काव्य भाषा के माध्यम से ही कलात्मक अनुभूति होती है। काव्य भाषा गद्य या पद्य दोनों में से किसी रूप में भी हो सकती है, किसी गद्य और पद्य दोनों रूपों में से हो सकती है। अरस्तु का मत है कि साहित्य को भौतिक शास्त्र से पृथक करने वाला तत्व छंद नहीं बल्कि अनुकृति है। क्या कह रहे हैं कि जो काव्य है उसको भौतिक शास्त्र से पृथक करने वाला जो तत्व छंद है, तत्व जो है वो छंद नहीं है बल्कि अनुकृति है, और इस अनुकृति के लिए छंद ही माध्यम हो यह कतई आवश्यक नहीं है। भाषा का कोई रूप काव्य में अनुकृति का माध्यम हो सकता है। क्या कहा है कि काव्य में जो अनुकृति का माध्यम वो भाषा का कोई भी रूप हो सकता है। तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।